Assalamu alaikum guys. I am here with lab number 5 which is about compounding. Compounding basically एक relatively new topic है आपके लिए और ये related है quantization के साथ. now आपके जहन में question आ रहा होगा कि quantization तो आपने already पढ़ी है तो ये कैसे एक नया topic है. So remember आपने अभी तक जितनी भी quantization techniques पढ़ी हैं तो वो आपके पास uniform quantization based थी. ये जो compounding है ये basically non uniform quantization को touch करता है. now यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में फ़र्क क्या है तो हम इसी के लिए इसी से ही हम स्टार्ट लेंगे. सबसे पहले हम जो लेक्चर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन होता क्या है. इसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की तरफ आएंगे, दोनों में फ़र्क को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन किस तरह बेहतर है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन से, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. और उसके बाद हम आएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. हम ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग कंपाउंडिंग इन सिमुलिंक कम्युनिकेशन ब्लॉक सेट. तो ये हमारे इस लैब के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं. कमिंग टू द डिस्कशन, तो सबसे पहले हमने क्वांटाइजेशन को देखना है कि क्वांटाइजेशन क्या है. अगर आप सोचें याद करें तो इसको हमने कई दफ़ा ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है. बेसिकली जब आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थ्रू किसी सिग्नल को एनालॉग वेव फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं डिजिटल वेव फॉर्म में तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहले आपके पास सैम्पलिंग होती है, फिर आपके पास क्वांटाइजेशन होती है और फिर आपके पास इनकोडिंग होती है. रिमेंबर के सैम्पलिंग जब आप कर लें तो आपका सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में. कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिजिटल सिग्नल नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल कम्प्लीटली डिजिटल में कन्वर्ट हो तो आप उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की क्वांटाइजेशन करेंगे. कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब वो सैंपल्स आ जाते हैं बाय सैम्पलिंग प्रोसेस तो उनको फिर आप उन सैंपल्स को आपने डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन करनी होती है और वो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड वैल्यूज जो है वो आप असाइन करते हैं बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन. आप अपने किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को गुजारते हैं अपने क्वांटाइजर से. उस क्वांटाइजर में आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उनके अगेंस्ट डिफरेंट मैग्नीट्यूड वैल्यूज मैप्ड हुई होती हैं. तो आपके वो सैंपल्स जिस जिस लेवल के करीब फॉल होता है उसको वो वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड की असाइन हो जाती है क्वांटाइजर की तरफ से. और उसके बाद आपका सिग्नल आगे जाता है इनकोडर में और इनकोडर उन वैल्यूज को स्पेसिफिक कोड्स असाइन करके कंप्लीट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ना. अभी तक आप जो क्वांटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं या करते चले आ रहे हैं वो क्वांटाइजर जो है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर कहलाता है. उसको यूनिफॉर्म क्वांटाइजर क्यों कहते हैं? उसको यूनिफॉर्म क्वांटाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्वांटाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लेवल्स इक्वली स्पेस्ड हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है. फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट दिस क्वांटाइजर, ये एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजर है. इसके लेवल्स को अगर आप देखें तो ये इसके लेवल्स हैं. ये लेवल्स आपस में इक्वली स्पेस्ड है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है. इसी रूल को ये फॉलो करता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस क्वांटाइजर को हम कहते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजर क्योंकि इसके लेवल्स इक्वली स्पेस होते हैं ना. इस यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास कोई इनपुट सैंपल आया और यहाँ पर आपने इस क्वांटाइजर के ऊपर उसको प्लेस कर दिया तो वो इनपुट सैंपल लेट सपोज यहाँ पर कहीं भी प्लेस हुआ, यहाँ पर लेट सपोज इधर प्लेस हुआ, राइट. और फिर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं because this is the functionality of the quantizer कि वो उस इनपुट सैंपल को राउंड ऑफ करेगा ऑन ईदर वन ऑफ द टू लेवल्स. ये इन दो लेवल्स के बीच में है तो या ये इधर राउंड ऑफ होगा या ये इधर राउंड ऑफ होगा डिपेंडिंग के आपके जो इनपुट सैंपल की वैल्यू है वो इस लेवल के करीब है या ऊपर वाले लेवल के करीब है. तो अगर ऊपर वाले लेवल के करीब हो तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा, नीचे वाले लेवल की तरफ हो तो वो नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा, राइट. लेट्स सपोज वो कहाँ पर भी राउंड ऑफ हो उससे हमारा सरोकार नहीं है, लेकिन एक चीज़ उसमें हमें पता है वो ये है कि जब उसकी राउंडिंग ऑफ या ट्रंकेशन होती है ऊपर की तरफ अगर वो राउंड ऑफ होता है या नीचे की तरफ ट्रंकेट होता है तो उसमें एक एरर इंड्यूस होगा क्योंकि उसकी अपनी जो वैल्यू है वो तो डिफरेंट थी, वो यहाँ पर थी, लेकिन आपने उसकी वैल्यू को ये वैल्यू बना दिया है, दिस वैल्यू. लेट्स सपोज ये वाई आई की वैल्यू आपने उसको असाइन कर दी है विच इज समथिंग एल्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो चूंकि ये वैल्यू इसके ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट है इसलिए इसमें इतना एरर इंड्यूस हुआ जितना ये राउंड ऑफ हुआ है.
और इस एरर को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर. Now, if you think about this whole scenario, that why you actually came to the digital domain, you came here because you wanted to reduce the errors. आप errors को कम करना चाहते थे, but here you are facing another monster in the form of this quantization error. तो अब ये तो हमारे अगेंस्ट बात चल रही है, हम आए ही एरर से भाग के हैं और यहाँ पर एक और किस्म का एरर हमारा सामना कर रहा है, तो ये हमें रिमूव करना है. ये एरर अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वांटाइजेशन एरर को रिमूव नहीं करेंगे, सो देयर विल बी कंसिक्वेंसेस. अगर आप अपने सिग्नल को चैनल के ऊपर सेंड करना चाहते हैं और उसमें क्वांटाइजेशन एरर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आपके सिग्नल की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होगी, वो ख़राब होगी. जो रिसीविंग साइड पे आपका सिग्नल पहुंचेगा उसमें नॉइज़ होगा, क्वांटाइजेशन नॉइज़ होगा. तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम एक काम करते हैं और उस काम को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन. ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन जो है ये कैरी आउट होती है बाय यूजिंग सिग्नल कंपाउंडिंग. सिग्नल कंपाउंडिंग के थ्रू हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं. अब ये कैसे होता है, करते कैसे हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा बाद में आते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में फ़र्क क्या है. तो इफ़ यू लुक एट द अदर ग्राफ हियर, ये ग्राफ जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का है. Now look closely at this. What is basically the difference between these two graphs? आपको बज़ाहिर दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही एक एविडेंट सा, जो कि एपरेंट सा फ़र्क है, वो ये है कि इसके लेवल्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं और इसके लेवल्स इक्वली स्पेस्ड नहीं है. इसके लेवल्स यहाँ पर छोटी वैल्यूज़ के करीब ज़्यादा कम्पैक्ट हैं, करीब करीब हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़े वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो इसके लेवल्स ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं. They are moving farther apart. Now, what is the reason for this? The reason is that basically majority of your speech signals, वहाँ पर जो स्पीच सिग्नल आपके पास होते हैं, वहाँ पर आपके पास जो मेजॉरिटी एम्पलीट्यूड लेवल्स होते हैं या जो मेजॉरिटी आपके पास जो एक्चुअल कंटेंट होता है स्पीच का, वो लोअर एम्पलीट्यूड पे होता है, राइट. You've got amplitudes that are of low scale. तो आपके पास लोअर एम्पलीट्यूड सैंपल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और हायर एम्पलीट्यूड सैंपल्स जो हैं वो कम होते हैं. तो हम क्या करते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में, हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में जो लोअर लेवल्स हैं उनको आपस में कंपैक्ट कर देते हैं, करीब ले आते हैं. तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई स्पीच सिग्नल आ रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ स्पीच सिग्नल, राइट, ये जस्ट एक एग्जांपल है. ये क्वांटाइजेशन जो है आप किसी किस्म के डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ स्पीच सिग्नल के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता. लेकिन आप जस्ट एज्यूम करेंगे आपके पास कोई स्पीच सिग्नल है और उसके मेजॉरिटी सैंपल्स यहाँ पर लोअर एम्पलीट्यूड के हैं, तो वो इस एरिया में सारे के सारे फॉल करेंगे, राइट. और ये जो आपके पास बड़े एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का कोई सैंपल आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर सैंपल यहाँ पर आपके पास लोअर एम्पलीट्यूड लेवल्स में हैं. तो चूंकि यहाँ पर ये जो आपके पास लेवल्स हैं ये ज़्यादा कम्पैक्ट हैं, ज़्यादा करीब हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पर कोई आपका सैंपल फॉल कर रहा है, तो उसमें क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम होगा, क्योंकि वो जो राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन है उसका लेवल बहुत कम है. अगर आप देखें, अगर इधर कोई सैंपल फॉल कर रहा है, तो इधर से अगर ऊपर राउंड ऑफ होगा या इधर से अगर नीचे ट्रंकेट होगा, तो बहुत कम वैल्यू होगी उस राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन की, तो एरर भी कंसिडरेबली कम होगा एज कम्पेयर टू दिस. अगर यहाँ पर राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन होती है, तो राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इस वजह से यहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर आपके पास एरर बहुत कम होगा. सो इस तरह नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम उस जगह पर अपने लेवल्स को कम्पैक्ट या करीब ला सकते हैं जहाँ पर सिग्नल के ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स या ज़्यादा सैंपल्स फॉल करते हैं. पहले सपोज कोई ऐसा सिग्नल है जहाँ पर जिसमें आपके पास ज़्यादा सैंपल इस एरिया में फॉल करते हैं, तो आप इस एरिया के जो लेवल्स हैं वो आपस में कंपैक्ट कर दें, तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाता है. दिस इज़ हाउ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन वर्क्स. लेकिन अब सवाल ये है कि इन लेवल्स को इस तरह आपस में कंपैक्ट कैसे करें. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन टू आंसर. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिग्नल कंपाउंडिंग करते हैं ना. सिग्नल कंपाउंडिंग जो है ये एक वर्ड है जो कि बेसिकली निकला है टू वर्ड्स से.
टू वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये निकला है एक्सपेंडिंग और कंप्रेशन से, या कंप्रेसिंग और एक्सपेंडिंग से। सो COMP जो है ये कंप्रेशन के पार्ट से निकला है, और DING जो है ये एक्सपेंडिंग से निकला हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिग्नल कंपेंडिंग। नाउ यहाँ पर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी है कि स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, और इसके अलावा द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्रेसर इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंडर, राइट। अच्छा, इसकी तरफ हम आते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस होता किस तरह है। एक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में आपके पास दो डिवाइसेस लगी होती हैं, एक को हम बोलते हैं कंप्रेसर और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सपेंडर। नाउ ये जो कंप्रेसर और एक्सपेंडर है, ये कोई आपके पास प्रेशर कंप्रेसर या प्रेशर एक्सपेंडर नहीं होता, ये आपके पास लॉगरिथमिक स्केल कंप्रेसर्स और एक्सपेंडर्स होते हैं। लॉगरिथमिक स्केल्स कंप्रेसर और एक्सपेंडर क्या होते हैं आपको पता है? लॉग बेसिकली क्या काम करता है? लॉग जो है ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि आपके पास डिफरेंट मैग्नीट्यूड वैल्यूज को नॉर्मलाइज करके एक ही लेवल पे, ऑलमोस्ट एक लेवल पे ले आता है। फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है और कोई बहुत छोटी वैल्यू है, तो लॉग उसको एक ही नॉर्मलाइज स्केल में आपस में करीब करीब कर देता है, राइट। सो दिस इज हाउ लॉग वर्क्स। तो ये जो लॉगरिथमिक कंप्रेसर है ये भी यही काम करता है। जब इससे हम कोई सिग्नल को गुजारते हैं तो ये उस सिग्नल को आपस में, उन सिग्नल के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, उस सिग्नल के जो सैंपल्स हैं, उनको आपस में तकरीबन एक लेवल पे ले आता है। उस सिग्नल में जो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर देता है, और उसमें जो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है। तो आपके मेजॉरिटी जो सैंपल्स हैं वो तकरीबन एक एरिया में या एक लेवल में फॉल करते हैं। दिस इज हाउ लॉगरिथमिक कंप्रेसर वर्क। इसके बाद हम क्या करते हैं? जब हम कंप्रेशन कर लें, लेट मी जस्ट मूव टू द स्लाइड जहां पर ये होगा, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन ब्लॉक्स को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझें, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे कोड में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये सिग्नल है, ये सिग्नल सबसे पहले कंप्रेसर से गुजरता है जो कि लॉगरिथमिक कंप्रेसर है। ये इसकी कंप्रेशन करता है, इसको तकरीबन एक लेवल पे ले आता है। याद रखिए कि जब आपके पास कंप्रेशन हो जाती है तो फिर हम उस सिग्नल को गुजारते हैं एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से, राइट। सो ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ये होता असल में यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन से ही है, लेकिन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन से पहले हमने एक डिवाइस लगाई होती है जिसे हम कंप्रेसर बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन से पहले हमने कंप्रेशन की, फिर इस सिग्नल को हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से गुजारा, और फिर जब इसकी कंप्रेशन और क्वांटाइजेशन हो गई तो तब इसको हमने रिसीवर की साइड पे एक्सपेंडर से गुजारा। एक्सपेंडर इसको वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में कन्वर्ट कर देता है और हमारे पास यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। सो इस तरह काम करता है आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर या आपका कंपेंडर। सबसे पहले कंप्रेशन कंप्रेशन होती है, फिर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होती है, और फिर एक्सपेंशन होती है, और फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने से आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है वो कंसिडरेबली कम हो जाता है। ना अब हम आते हैं और इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। It says in certain applications such as speech processing, it is common to use logarithmic computation called a compressor before quantization. कहता है सर्टेन एप्लीकेशन जैसे कि स्पीच प्रोसेसिंग है, अब और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें आप क्वांटाइजेशन या नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को या कंपाउंडर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पीच प्रोसेसिंग है, इसमें आपके पास और किस्म के सिग्नल प्रोसेसिंग आ जाते हैं, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह। तो उसमें आप कंपाउंडर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने सिग्नल को कंप्रेसर में से गुजारते हैं और उसके बाद उसकी क्वांटाइजेशन करते हैं। लाइक दिस इज हाउ इट सेज कॉल्ड अ कंप्रेसर बिफोर क्वांटाइजिंग। तो कंप्रेसर को हम क्वांटाइजेशन से पहले यूज करते हैं। फिर कहता है द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्रेसर इज कॉल्ड एन एक्सपेंडर। और कंप्रेसर का जो इनवर्स ऑपरेशन है इसको हम एक्सपेंडर बोलते हैं, और ये रिसीवर की साइड पे लगा होता है। तो सेंटर साइड पे यहाँ पर कंप्रेशन होती है, फिर क्वांटाइजेशन होती है, फिर सिग्नल आपका सेंड हो जाता है और रिसीवर साइड पे उसको एक्सपेंड करके आप ओरिजिनल शक्ल में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं।
द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर इज कॉल्ड एज कंपेंडर। ये बात तो मैंने अभी आपको बता दी, कंप्रेसर और एक्सपेंडर को कंबाइन हम बोलते हैं कंपेंडर। अब इसको कंबाइन हम कंपेंडर क्यों बोलते हैं, तो याद रखें कि जो आपका कंप्रेसर होगा तो वो जिस किस्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी टाइप का आपने एक्सपेंडर भी इस्तेमाल करना होगा। फॉर इंस्टेंस आप कंप्रेसर म्यू लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सपेंडर भी आपने म्यू लॉ का इस्तेमाल करना होगा। अगर कंप्रेसर आप ए लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सपेंडर भी आपने ए लॉ का इस्तेमाल करना होगा। तो चूंकि ये पेयर में, ये जोड़े की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं कंप्रेसर और एक्सपेंडर, इसलिए इन दोनों को कंबाइनली हम कंपेंडर बोलते हैं, राइट। So this is one logic behind it. Communication block set supports two kind of companders. Communication block set में दो किस्म के companders हैं जो अभी मैंने आपको बताया, mu law and a law companders. So this is about that. अब हम आगे जाते हैं और इस ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं ना। ये ब्लॉक डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना होगा। ये ब्लॉक डायग्राम आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन दोनों करके दे रहा है, और आप इन दोनों में से अपना सिग्नल जो है गुजार के देख रहे हैं रिसीवर साइड पे। यहाँ पर आपके पास जो इनपुट सिग्नल है वो गिवन है, जिसको आपने सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस को यूज़ करके लिया हुआ है अपने वर्क स्पेस से। इसका मतलब है कि वर्क स्पेस में आपने कोई सिग्नल स्टोर किया है एस आई जी के नाम से, सिग के नाम से। लेट मी जस्ट जूम इट। तो सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस से आपने ये सिग्नल लिया है सिग। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है। मल्टीप्लेक्सर आपको पता है मल्टीपल इनपुट्स देता है और आपको एक आउटपुट देता है। सो इस मल्टीप्लेक्सर में हमने दो इनपुट्स दिए हैं, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। इस सिग्नल के सिग से आउटपुट जो सिग्नल आ रहा है उसको डायरेक्टली आपने इस मल्टीप्लेक्सर को दिया है, और फिर इसी सिग्नल को आपने गुजारा है म्यू लॉ कंप्रेसर में से और उसको भी आपने इस मल्टीप्लेक्सर में दिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लेक्सर जो है पहले ओरिजिनल सिग्नल लेता है विदाउट एनी कंप्रेशन और इसको क्वांटाइजिंग इनकोडर को देता है, तो यहाँ पर इसकी क्वांटाइजेशन होती है। और फिर यहाँ पर कंप्रेशन के बाद सिग्नल लेता है और क्वांटाइजिंग इनकोडर को देता है। सो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पर पहले ये वाला जो सिग्नल आता है ये विदाउट एनी कंप्रेसर है, तो ये कंप्रेसर के बगैर यहाँ पर क्वांटाइजिंग इनकोडर को मिलता है और क्वांटाइजिंग इनकोडर में इसकी क्वांटाइजेशन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पाथ है ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का है क्योंकि इसमें कोई कंप्रेसर इन्वॉल्व नहीं है, राइट। ये ऊपर वाला जो पाथ है ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का है क्योंकि इसमें कोई कंप्रेसर इन्वॉल्व नहीं है। सो ये पाथ जो है इसमें से जो सिग्नल गुजरता है उसकी यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होती है, और फिर आउटपुट पे वो सिग्नल बगैर किसी एक्सपेंडर के, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन नहीं हुई तो इधर इसके लिए एक्सपेंडर की भी ज़रूरत नहीं है, तो बगैर किसी एक्सपेंडर के ये सिग्नल गुजरता है और जाता है आपके नो कंपेंडर वाले वर्क स्पेस के फंक्शन में, और आखिर में आपके स्कोप को मिलता है। ठीक है। ये नो कंपेंडर का जो वर्क स्पेस का फंक्शन है ये कोई वेरिएबल बनाएगा नो कंपेंडर के नाम से आपके मैटलैब के वर्क स्पेस में, और वहां पर आपका ये जो सिग्नल है इसको स्टोर करेगा, और स्कोप के जरिए आप इस सिग्नल को ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफिकली, राइट। अच्छा, फिर हम आते हैं नीचे वाले पाथ की। ये दूसरा पाथ जो है इसमें यही सिग्नल गुजरता है, पहले इसकी कंप्रेशन होती है, फिर इसके बाद यही सिग्नल क्वांटाइजिंग इनकोडर में से गुजरता है, इसकी यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होती है, फिर यही सिग्नल जाता है डीमल्टीप्लेक्सर में और डीमल्टीप्लेक्सर से ये आता है यहाँ पर म्यू लॉ एक्सपेंडर में। म्यू लॉ एक्सपेंडर में ये सिग्नल इस प्रोसेस को जो कंप्रेसर में हुआ है, कंप्रेशन का प्रोसेस, इसको रिवर्स कर देता है और आपको आपका ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। वो ओरिजिनल सिग्नल आप यहाँ पर वर्क स्पेस में भी स्टोर कर देते हैं विद कंपेंडर के नाम के साथ, और उस ओरिजिनल सिग्नल को आप यहाँ पर इस स्कोप के ऊपर ग्राफिकली ऑब्जर्व भी करते हैं। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। अब हमारे पास जब वर्क स्पेस में ये दो सिग्नल स्टोर हो जाते हैं, एक विद नो कंपेंडर है, विदाउट कंपेंडर है मतलब कंपेंडर आपने यूज नहीं किया, और एक विद कंपेंडर है जिसमें आपने कंपेंडर यूज किया है, तो इन दोनों सिग्नल से फिर हम एरर रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एरर रेट कितना है। जो नो कंपेंडर है तो इसमें एरर ज़्यादा है या डिस्टोर्शन ज़्यादा है, या जो विद कंपेंडर है तो इसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा है। सो लेट्स सी हाउ दिस इज डन। अब हम जाते हैं आगे। सबसे पहले हमने ये सिग्नल बनाना होगा अपने कमांड विंडो पे।
इस सिग्नल को बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसकी ड्यूरेशन डिफाइन करनी है। जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है दैट इज़ एस आई जी, और इसकी ड्यूरेशन है -4 से लेकर 4 तक, और जो इंक्रीमेंट है वो है 0.1। तो आपने ये ड्यूरेशन इस्तेमाल की -4 से 4 तक। फिर इसी जो सिग्नल का आपने वेरिएबल लिया है इसका ट्रांसपोज ले, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस सिग के ऊपर ये जो अपोस्ट्रोफी आपने लगाई हुई है ये इस सिग्नल को रो मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, मतलब रो मैट्रिक्स है लेफ्ट टू राइट वाले मैट्रिक्स से इसको कन्वर्ट कर देता है टॉप टू बॉटम वाले मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। इसके बाद इसी ट्रांसपोज्ड सिग को हमने इस एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट दिया है, तो ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन इस ट्रांसपोज सिग के हर एक सैंपल का एक्सपोनेंशियल लेगा, और वो सारी की सारी वैल्यूज आपके इस एस आई जी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इवेंचुअली आपके पास एस आई जी में जो सिग्नल होगा वो एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा, जो कि आपने ट्रांसपोज्ड सिग के ज़रिए ही कैलकुलेट किया हुआ है। ये सिग वाला जो फंक्शन है ये हमने इस्तेमाल करना है अपने उस ब्लॉक डायग्राम में जो अभी आपने देखा। लेट्स जस्ट क्रिएट दिस इन मैटलैब। सिग का फंक्शन है sig इज इक्वल टू -4 फुल कॉलन 0.1 फुल कॉलन 4, और मैं सेमी कॉलन इस्तेमाल करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सारा कमांड विंडो है वो आप मैसी बन जाए, मतलब सारी वैल्यूज उस पर प्रिंट हो, सो आई जस्ट यूज अ सेमी कॉलन और एंटर करूंगा। तो वैल्यू सारी की सारी सेव हो गई है लेकिन मुझे यहाँ पर शो नहीं हुई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेमी कॉलन। ये देखें सिक का जो फंक्शन जो वेरिएबल है वो यहाँ पर स्टोर हो गया है वर्क स्पेस में। अब इसके बाद मैं इसको एक्सपोनेंशियल में डालूंगा, सो सिग इज इक्वल टू ई एक्स पी एस आई जी, और उसका ट्रांसपोज लें और फिर इसको ब्रैकेट बंद करें, और इसके बाद आपने सेमीकोलन दोबारा लगाना है कि आपके पास ये वैल्यूज प्रिंट ना हो कमांड विंडो पे। तो मैंने दोबारा सेमीकोलन लगाया और एंटर किया। तो अब ये जो सिग है इसमें मेरे पास जो सिग्नल पड़ा हुआ है दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि -4 से शुरू होता है 4 तक जाता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये सिग्नल इस तरह बना भी है या नहीं, तो आप प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट एस आई जी करें तो देखें दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये आपने बनाया हुआ है। अब इसी सिग्नल को मैंने इस्तेमाल करना है अपने उस सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस में। तो मैं जाऊंगा अपने मॉडल में, दिस इज़ माय मॉडल, और इधर सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस में मैं डबल क्लिक करूंगा। तो इधर सिग्नल को मैं नाम देता हूँ एस आई जी, क्योंकि वो वाला सिग्नल मैं यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सिग का नाम दिया और इसको ओके कर दिया। तो दैट्स इट, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि मेरी लैब मुझे आगे क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है। इसके बाद अच्छा, ये तो आपको पता है जब भी आप कोई कोड बनाएंगे कम्युनिकेशन लाइब्रेरी में तो ये 3 लाइब्रेरीज आपने ओपन करनी है। इन तीनों लाइब्रेरीज में आपको वो मेजॉरिटी फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए होते हैं किसी भी कोड को बनाने के लिए इन द सिमुलिंक कम्युनिकेशन लाइब्रेरी। इसमें जो 3 लाइब्रेरीज हैं इसमें एक कम्युनिकेशन लाइब्रेरी है, एक डीएसपी लाइब्रेरी है और एक सिमुलिंक 3 की लाइब्रेरी है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट बाय नाउ, क्योंकि आपने कई दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है। अब हम आगे जाते हैं। सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस आपने उठाना किधर से है, तो ये डीएसपी लाइब्रेरी से आप उठाएंगे, उधर सोर्सेज में जाएंगे और सोर्सेज के अंदर आपके पास ये फंक्शन पड़ा हुआ है सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस, इसको पिक करेंगे। ऑलरेडी मैंने उठाया हुआ था, इस पर डबल क्लिक करके इसके सिग्नल के नाम को मैंने चेंज कर दिया और सिग का नाम कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो सिग्नल होता है तो वो एक वेक्टर होता है 1 to 10, तो उस सिग्नल को आप हटा के उधर एस आई जी लिख लेंगे। इधर लिखा हुआ है सेट सिग्नल टू सिग। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद हमने जाना है क्वांटाइजिंग इनकोडर पिक करना है। तो क्वांटाइजिंग इनकोडर आपको कम्युनिकेशन लाइब्रेरी से मिलेगा। कम्युनिकेशन लाइब्रेरी में आप जाते हैं सोर्स कोडिंग, और सोर्स कोडिंग में क्वांटाइजिंग इनकोडर। रिमेंबर आपके पास ये जो कंपाइंडर्स हैं ये भी इस सोर्स कोडिंग वाले एरिया में पड़े हैं। तो इफ़ यू सी आपके पास यहाँ पर म्यूला कंप्रेसर और म्यूला एक्सपेंडर और ए लॉ कंप्रेसर और ए लॉ एक्सपेंडर ये यहाँ पर पड़े हुए हैं सोर्स कोडिंग में, ये भी आपने यहाँ से ही उठाने हैं। लेकिन इस क्वांटाइजिंग इनकोडर की प्रॉपर्टीज या इसके मास्क में हमने थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या है, जो इसका कोड बुक है, तो इसको अपने जो सिग्नल हमने बनाया है सिग वाला उसके साथ मैप करने के लिए उन लेवल्स के मुताबिक इसको बनाने के लिए, आपको पता है लास्ट लैब हमने क्वांटाइजेशन पार्टीशन पे की थी, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स को सेट करने के लिए हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम 0 से लेकर अपने जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी वैल्यू तक
क्वांटाइजेशन लेवल्स बना रहे हैं। रीज़न क्या है? ताकि हमारे पास वो सिग्नल उन लेवल्स में सही तरीके से प्लॉट हो, मतलब लेवल्स उस सिग्नल के लेवल उस सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू से कम ना हो या उस सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू से बहुत ज़्यादा ना हो। सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दीज चेंजेस। सो आई विल जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर और उधर पेस्ट कर दूंगा क्वांटाइजेशन पार्टीशन और क्वांटाइजेशन कोड बुक में। फ्लोर और सील आपको पता है क्या काम करते हैं। फ्लोर जो है वो आपको नेगेटिव इन्फिनिटी पे राउंड ऑफ करके देता है और सील आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी पे राउंड ऑफ करके देता है। लेट मी जस्ट गो देयर टू माय मॉडल और यहाँ पर क्वांटाइजिंग इनकोडर पे डबल क्लिक करें। इधर क्वांटाइजेशन पार्टीशन को 0 to फ्लोर पे आप सेट कर दें और मैक्सिमम ऑफ सिग्नल पे, और क्वांटाइजेशन कोड बुक को 0 to सील। ऑलराइट, 0 to फ्लोर एंड 0 to सील, और फिर इसको ओके कर दें। सो दिस इज सेट। अब इसके बाद हम जाएंगे और म्यू लॉ कंप्रेसर को पिक करेंगे। तो म्यू लॉ कंप्रेसर आपके पास यही इसी जगह पे पड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन सोर्स कोडिंग में, कम्युनिकेशन लाइब्रेरी के अंदर सोर्स कोडिंग। इधर से म्यू लॉ कंप्रेसर को पिक करें और इसका जो पीक सिग्नल मैग्नीट्यूड है इसको मैक्सिमम ऑफ सिग पे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सिग्नल है वो SIG है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही आपका पीक सिग्नल मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको कॉपी करके म्यू लॉ कंप्रेसर में पेस्ट कर देता हूँ। mu law compressor maximum peak signal magnitude would be your maximum of sig। इसके बाद हमने mu law expander उठाना है। तो mu law expander की जो peak signal magnitude है उसको भी आप maximum of sig पे सेट कर दें। mu law expander ये है, इसका peak signal magnitude maximum of sig, और ओके कर दें। अच्छा अब इसके बाद हमने ये जो कुछ ऑक्सिलरी आपके पास फंक्शंस हैं, इसमें आपके पास ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर बेसिकली हम उन टर्मिनल्स पे लगाते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ द टर्मिनेटर वेल एंड गुड, और अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर भी ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो फंक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये टू वर्क स्पेस का है। ये टू वर्क स्पेस का जो फंक्शन है इसमें जब सिग्नल जाता है तो इस टू वर्क स्पेस के फंक्शन में आपने जो वेरिएबल नाम दिया होता है उसी नाम का वेरिएबल आपके वर्क स्पेस में बन जाता है और उस वेरिएबल के अंदर आपका जो सिग्नल है वो स्टोर हो जाता है। सो इसकी आपने दो कॉपीज उठानी है और स्कोप भी आपने पिक करना है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं सिमुलिंक 3 में, सिंक्स में से। फिर देखें स्कोप है, टू वर्क स्पेस है और टर्मिनेटर है। I probably picked up scope but I haven't picked up two workspace, so इस two workspace को मैं अभी पिक करता हूँ, मैंने अभी तक नहीं पिक किया। तो मैं जाता हूँ सिमुलिंक 3 में और सिंक्स में देखें ये टू वर्क स्पेस है, तो इसको मैं पिक करके अपने मॉडल पे पेस्ट कर देता हूँ। I've got टू वर्क स्पेस। अब एक टू वर्क स्पेस को मैं रीनेम करके, ये वेरिएबल नेम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं उसी नाम का वेरिएबल आपके वर्क स्पेस में बनेगा। तो एक को मैं विदाउट या नो कंपाउंडर कर देता हूँ और सेव फॉर्मेट को आप सेट करें अरे पे, और जो दूसरा टू वर्क स्पेस का फंक्शन है इसको मैं विद कंपाउंडर कर देता हूँ, विद कंपाउंडर। इसका भी सेव फॉर्मेट आप अरे पे सेट करें। थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो नाम आपको क्लियरली नज़र आएंगे। अच्छा, अब ये दो सिग्नल्स हैं आपके पास, तो ये सिग्नल जो है ये आपका नो कंपाउंडर में चला जाएगा और ये सिग्नल जो है ये विद कंपाउंडर में चला जाएगा, बिकॉज इट हैज़ एन एक्सपेंडर इन इट। ठीक है। अब इन दोनों सिग्नल को अगर आपने स्कोप पे ऑब्जर्व करना है तो फिर आप स्कोप के टर्मिनल्स को बढ़ा दें, तो स्कोप पे डबल क्लिक करें। अब इसके एक्सिस को आपने बढ़ाना होगा। सो इनपुट पोर्ट्स को आप 2 कर दें। तो देखिए आपके पास ये जो इनपुट पोर्ट्स हैं वो 2 हो गए हैं, तो आप इन दोनों सिग्नल्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको इधर कनेक्ट कर दें नो कंपाउंडर के साथ और इसको विद कंपाउंडर के साथ कनेक्ट कर दें। दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट द स्कोप।
अच्छा, जो टर्मिनेटर था तो वो यहाँ पर आपने इस इनपुट पे लगाना था, ये इंडेक्स का इनपुट है बेसिकली। लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट नहीं भी करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जाते हैं आगे। अच्छा, so टू कॉपीज ऑफ टू वर्क स्पेस इन द सिमोलिंक लाइब्रेरी जो हमने पिक कर दी, इनको इनके वेरिएबल नेम हमने नो कंपाउंडर और विद कंपाउंडर पे सेट कर दिए हैं। सेट सेव फॉर्मेट टू अरे, दोनों में हमने सेव फॉर्मेट को अरे पे सेट कर दिया है। ये वेल एंड गुड है। अब इसके बाद अच्छा, मक्स और डी मक्स भी हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है जो कि आपने देख लिया। आई हैव कनेक्टेड द मल्टीप्लेक्सर एंड द डी मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, ये सारा जो आप कोड है इस तरह इसको कनेक्ट कर देंगे जिस तरह मैंने कर लिया। स्टॉप टाइम को आपने 80 पे सेट कर देना है। सो ये मैं अभी कर देता हूँ, 80 पे इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पर 10 है तो इसको मैं 80 पे सेट करता हूँ। 80 पे सेट हुआ। नाउ लेट्स रन इट। सो देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता। अच्छा, तो ये कंपाइल हो गया है और रन भी हो गया है। अब इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आप देखेंगे, तो एक तो आप स्कोप से इसको देख सकते हैं। स्कोप ओपन करेंगे, आपके पास ये देखें ये दो सिग्नल आपको शो हो रहे हैं, एक ये ब्लू में और एक येलो में। सो एक सिग्नल इसमें विदाउट कंपाउंडर है और एक सिग्नल इसमें विद कंपाउंडर है। या आप कह सकते हैं मोर इन कॉमन वर्ड्स कि आपके पास एक सिग्नल इसमें जो है वो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से होके गुजरा है और एक सिग्नल यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के लेवल्स में कुछ ना कुछ फर्क है। दोनों सिग्नल्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। लेकिन अब दोनों में कितना फर्क है, इसको हमने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखना है। मतलब इसकी डिस्टोर्शन को हमने जब हम इसकी डिस्टोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि किस वाले में डिस्टोर्शन ज़्यादा है। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर वाले में डिस्टोर्शन ज़्यादा है या नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर वाले में। तो इसी चीज़ को अब हमने नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ये फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं जो कि यहाँ पर है, these formulas. Now you have run the code, आपने जो रिजल्ट है उसको जनरेट कर लिया है। आपके जो सिग्नल है वो वर्क स्पेस में स्टोर हो गए हैं। देखते हैं कि वर्क स्पेस में वो कहाँ पर स्टोर हुए हैं। तो आप कमांड विंडो पे आ जाओ, देखिए वर्क स्पेस में आपके पास ये नो कंपाउंडर और ये विद कंपाउंडर। तो चूंकि आपने यहाँ पर ये दो टू वर्क स्पेस के फंक्शंस इस्तेमाल किए थे, नो कंपाउंडर और विद कंपाउंडर, तो आपका ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर है वो विद कंपाउंडर में स्टोर हुआ और यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का जो सिग्नल है वो नो कंपाउंडर में स्टोर हुआ। तो ये दोनों सिग्नल आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो इन दोनों सिग्नल से हम डिस्टोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो देखिए एक फॉर्मूला है डिस्टोर्शन के लिए, इसको हमने डिस्टोर का नाम दिया है। इसमें हमने नो कंपाउंडर वाला वेरिएबल इस्तेमाल किया है। तो नो कंपाउंडर वाला वेरिएबल इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये डिस्टोर्शन हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर दूसरा जो वेरिएबल है वो डिस्टोर टू है, तो उसमें हमने विद कंपाउंडर वाला वेरिएबल इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है कि इसको हमने नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है और डिस्टोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं इसको कॉपी करना होगा आपने। अगर आप यहाँ पर देखें तो डिस्टोर्शन वन या सिर्फ डिस्टोर्शन जो है जो कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए है, वो जब हम यहाँ पर नीचे डिस्प्ले कर देते हैं तो उसकी डिस्टोर्शन है 0.53। और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए जो डिस्टोर्शन है तो वो है 0.0397। ये कोड अगर आप कमांड विंडो पे लिखेंगे तो ये दो डिस्टॉर्शन की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में डिस्टॉर्शन ज्यादा है और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में डिस्टॉर्शन कम है। दिस वाज द होल एम ऑफ डूइंग दिस नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ताकि आपके पास क्वांटाइजेशन एरर कम हो और आपके पास जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्शन लेस हो या वो एरर फ्री हो। यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, दिस आउटपुट शोज दैट द डिस्टोर्शन इन द इज स्मॉलर फॉर द सेकंड स्कीम। सेकंड स्कीम कौन सी थी, विद कंपाउंडर वाली या नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन वाली। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यू आर नाउ फेमिलियर विद द टर्म्स यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। आप इस कोड को बनाना भी सीख गए हैं।
अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसी कोड को आपने दोबारा रन करना है, लेकिन इसमें अब आपने जो क्वांटाइजेशन टेक्निक्स हैं, सॉरी जो कंपाउंडिंग टेक्निक्स हैं, उनको आपने चेंज करना है। अभी आपने करना होगा ए लॉ कंप्रेसर को यूज़ कर। So what this lab task actually tells you is quantize an exponential signal in two ways. एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और उसको दो तरीकों से क्वांटाइज करें। एक म्यू लॉ कंप्रेसर को यूज करके क्वांटाइज करें और फिर ए लॉ कंप्रेसर को यूज करके क्वांटाइज करें, और दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करें, देखें कि म्यू लॉ में डिस्टॉर्शन कम है या ए लॉ में डिस्टॉर्शन कम है, और फिर उन्हीं रिजल्ट्स के बेस पे ही आपने वर्डिक्ट देना है कौन सा कंपाउंडिंग टेक्निक या कौन सी आपके पास जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन टेक्निक है that is better and performs well than the other one that is in comparison. All right, so I hope you understood the whole concept of non-uniform quantization and compounding. And if you have any question in this lecture, so you could write it down in the comment section, और या हमारा जो थर्सडे के दिन सेशन होगा ऑनलाइन, उसमें आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में अगर इससे रिलेटेड आ रहा हो, आप अपने साथ नोट डाउन करें एंड फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आप व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आप ये टास्क परफॉर्म करें और फिर मेरे साथ जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करें और प्रॉब्लम्स वगैरह भी डिस्कस करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, एंड अल्लाह हाफिज़।